स्वागत करता हूं आपका मर्न ब्लॉक प्रोजेक्ट कोर्स में। चलिए बनाते हैं एक पावरफुल और फुल्ली रिस्पॉन्सिव मर्न स्टैक वेब ऐप कुछ खास फीचर्स के साथ। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे React.js, MongoDB, Node.js और Express.js के लेटेस्ट वर्जन में। हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा React.js और Tailwind CSS को सेटअप करने से। उसके बाद हम React Router DOM को सेट करेंगे डायनेमिक पेजेस के लिए। इसके बाद हमारा फोकस रहेगा रोबस्ट ऑथेंटिकेशन पे JSON वेब टोकन और Google OAuth इंटीग्रेशन की मदद से। ये सब किया जाएगा React Redux टूलकिट की मदद से। इसके बाद हम कुछ पेजेस को सिक्योर करेंगे क्लाइंट और बैकएंड से, जैसे कि एडमिन डैशबोर्ड पेज। एडमिन पूरी तरीके से यूजर्स, कमेंट्स और पोस्ट को मैनेज कर पाएगा CRUD ऑपरेशन के साथ MongoDB डाटाबेस की मदद से। यहाँ वेबसाइट हम पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं ताकि हम इस वेब ऐप को अलग अलग डिवाइसेस में अच्छे से चला सकें। और हम इसमें डार्क मोड को जोड़ेंगे ताकि यूज़र को एप्लीकेशन चलाने में अच्छा लगे। और ये सब हम करेंगे Tailwind CSS और Flowbyte से। इस कोर्स को क्या चीज़ अलग बनाती है वह है एडवांस सर्च फंक्शनैलिटी का इसमें जोड़ना। यूजर सर्च कर सकता है टाइटल, लिमिटेड रिजल्ट और सॉर्ट की मदद से लेटेस्ट सर्च क्वेरी टेक्निक्स का MongoDB डाटाबेस के साथ उपयोग करके। और आखिरकार हम अपने इस फुल्ली फंक्शनल मर्न स्टैक वेब ऐप को रेंडर प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को शेयर या पोर्टफोलियो में ऐड कर सकेंगे। बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट और React.js का इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप एक्साइटेड हैं जैसे कि मैं हूं, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाना। ऑलराइट, मैंने फाइनल वर्जन को प्रोवाइड करा है इस mernblockapp.render.com पर। आप रेफरेंस के लिए इसे देख सकते हैं। सो होम पेज के हेडर सेक्शन में है साइन इन बटन, जिससे हम साइन इन कर सकते हैं। सो साइन इन करते हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी एक एडमिन अकाउंट है, सो मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ और इस जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अपना यूज़र नेम, जीमेल आईडी, एक प्रोफाइल का बटन और एक साइन आउट का बटन। सो प्रोफाइल में जाते हैं। तो अगर मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड सेशन। और यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ यूज़र्स और लास्ट मंथ यूज़र कितने हैं और टोटल कमेंट्स, टोटल पोस्ट। और मैं रिसेंटली साइन अप यूज़र को भी यहाँ पे देख सकता हूँ, रिसेंट पोस्ट देख सकता हूँ। और मैं अपनी प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकता हूँ प्रोफाइल टैब पर आकर। यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करता हूँ। सो ये इमेज सेलेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं एक शानदार लोडिंग इफ़ेक्ट। हम अपना यूज़र नेम भी चेंज करते हैं और आपके चेंजेस अगर तैयार हैं तो अपडेट पर क्लिक करेंगे और आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। और आप पाएंगे यहाँ खूबसूरत अलर्ट मैसेज। इस वेबसाइट को डिज़ाइन करा गया है लाइट मोड और डार्क मोड के साथ। केवल एक एडमिन ही पोस्ट को क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू इंस्टॉल नेक्स्ट JS और कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट JS की। यहाँ पे इमेज चूज़ करते हैं नेक्स्ट JS और मैंने इमेज चूज़ कर ली है। और इसे अपलोड पर क्लिक करते हैं और आप एक लोडिंग इफेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं इमेज अपलोड हो चुकी है। सो यहाँ पे कुछ मैसेज लिखते हैं अ न्यू पोस्ट अबाउट इंस्टॉलिंग नेक्स्ट JS और यहाँ पे इसे पब्लिश पर क्लिक करते हैं। सो जैसे हम इस पब्लिश पर क्लिक करते हैं हमारा पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं URL पे हाउ टू इंस्टॉल नेक्स्ट JS लिखा आ रहा है। सो ये स्लग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा हर पोस्ट करने पर। उसके बाद हम देख सकते हैं कॉल टू एक्शन वाला कंपोनेंट और हम इस पोस्ट पर कमेंट भी कर सकते हैं। सो कमेंट करते हैं यहाँ पर नाइस पोस्ट, सबमिट करते हैं और आप देख सकते हैं हमारा कमेंट यहाँ पर। सो इसे हम लाइक कर सकते हैं, इसे हम एडिट कर सकते हैं नाइस पोस्ट एडिटेड। और यहाँ पे सेव का बटन है, इसे क्लिक करना है और इस कमेंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो अब कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। सो वापस अपने डैशबोर्ड पर आते हैं। यहाँ पे कमेंट कंपोनेंट है, इसमें आप
सारे के सारे कमेंट देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप एडमिन हैं तो किसी भी कमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं। सो ये कमेंट डिलीट हो चुका है। और यूज़र्स को भी देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं। अभी फ़िलहाल 2 यूज़र हैं और इनमें से एडमिन कौन है ये भी आप देख सकते हैं। पोस्ट भी आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट्स, और आप इन्हें यहाँ से एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सो मैं इस पोस्ट को डिलीट करता हूँ। सो ये पोस्ट यहाँ से डिलीट हो चुका है। सो अब हम एडिट करते हैं अपडेट पोस्ट के सेक्शन में। सो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिटेड, लिख देते हैं एडिटेड, अपडेट करते हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो पोस्ट है वो अपडेट हो चुका है। और होम पेज पे हम देख सकते हैं रिसेंट पोस्ट, रीड आर्टिकल पर क्लिक करके हम इस पोस्ट को देख सकते हैं। और हमारे पास है शो मोर फंक्शनैलिटी वाला बटन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अभी नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ 9 ही दिख रहे हैं, 9 पोस्ट दिख रहे हैं। सो हम व्यू ऑल पोस्ट पर क्लिक करके अभी इस पोस्ट वाले पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट अभी 9 ही दिख रहे हैं। सो हम टोटल पोस्ट देख सकते हैं शो मोर क्लिक पर क्लिक करके, देखिए, और यहाँ पे 3 और पोस्ट हमें दिख चुके हैं। और आखिर में सर्च फंक्शनैलिटी वाला फीचर भी हमारे पास है इस वेब एप्लीकेशन में। सो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट जेएस को, नेक्स्ट को सर्च करते हैं। सो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट नेक्स्ट। सो अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इंस्टॉल करना रिएक्ट जेएस को वाइट की हेल्प से, और इंस्टॉल करेंगे टेलविंड सीएसएस और बनाएंगे शुरुआती प्रोजेक्ट का टेम्पलेट। सो आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। रिसोर्स कोड और डेमो इस प्रोजेक्ट का मैंने अपने इस गिटहब अकाउंट पर प्रोवाइड कराया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, फिर से स्वागत करते हैं। इस सेशन में हम रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करेंगे वाइट की मदद से। उसके बाद हम टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करेंगे और क्रिएट करेंगे अपना पहला टेम्पलेट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला स्टेप रहेगा एक फ़ोल्डर को क्रिएट करना। सो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं। इसका नाम देते हैं हम मर्न ब्लॉग। सो हमने इसका नाम दे दिया है मर्न ब्लॉग। अब विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं अपना। इस फोल्डर को इस विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। सो फाइनली हमारा जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है। यह फोल्डर हमारा बन चुका है डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मर्न ब्लॉग। तो चलिए टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे npm create white @latest, और यहाँ पे हम फोल्डर होगा, इसको हम नाम देंगे क्लाइंट CLINT, और यहाँ से हम रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट प्लस HWC स्टार्ट cd क्लाइंट, और npm इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल। रिएक्ट का जो टेम्पलेट है वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। सो फाइनली ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं। npm run dev करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो रिएक्ट का जो पहला टेम्पलेट है वो तैयार हो चुका है। इसको इस लिंक पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम इसमें अब टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करें। तो उसके लिए हमें टेलविंड सीएसएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आना पड़ेगा। टेलविंड, यहाँ इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। सो मैं आ चुका हूँ इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस विद वाइट पे, क्योंकि मैंने जो रिएक्ट की ऐप वाइट से बनाई है इसलिए। सो हम ये कॉपी कर लेंगे। ये हम कर चुके हैं, ये स्टेप हम कर चुके हैं। हमने रिएक्ट का जो टेम्पलेट है वो तैयार कर दिया था। हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे npm इंस्टॉल। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, और एंटर करते हैं। इसके बाद हम जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम टेलविंड सीएसएस की जो फाइल है config.file है, जो .js वाली फाइल है, इसको कॉपी कर लेते हैं और टेलविंड सीएसएस की फाइल यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल होगा यहाँ पे एक टेलविंड सीएसएस की फाइल जनरेट हो जाएगी।
सो ये इंस्टॉल हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलविन सीएसएस की फाइल देख सकते हैं यहाँ पे आप। सो हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे और ये टेलविन सेटअप हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस इंडेक्स डॉट सी एस एस में ये ये जो फाइल है इसे कॉपी पेस्ट करना। सो अब आ जाता है हम इंडेक्स डॉट सी एस एस और जितना भी ये सी एस एस इसमें पहले से इसको हटा देते हैं और ये आ जाएगा यहाँ पे। अब हम थोड़ा इसे सेटअप कर लेते हैं और हम लिखेंगे RFC और ये हमारा सेट हो जाएगा। और ऐप डॉट सी एस एस को भी हटा देते हैं और वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी रहने देते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारा जो टेलविन सी एस एस है वो इंस्टॉल हो चुका है। उसको चेक करने के लिए हम थोड़ा इसमें सी एस एस लिख के देखते हैं। तो मैं इसे थोड़ा रन करा देता हूँ और यहाँ पे हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं साइड में ओपन करके। सो जैसे कि हमारा ये टैग है तो इसे हम लिखते हैं टैक्स। हाँ ये काम कर रहा है। और भी कुछ लिखते हैं टैक्स स्लेट 600। सो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। सो हमारा जो टेलविन चीज़ है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हम स्टार्टिंग से ही इसे गिटहब में जो है जोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं अपना गिटहब अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और हम वापस आते हैं अपने फोल्डर पे। यहाँ पे हम कंट्रोल यहाँ पे हम नई लाइन पे आते हैं और हम अभी अपने रूट फोल्डर पे हैं। देख सकते हैं मर्न ब्लॉक। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले गिट init इनिशलाइज करेंगे। उसके बाद करेंगे गिट ऐड डॉट। सो ये हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे गिट कमिट COMM कमिट और मैसेज लिखेंगे अपना यहाँ पे इंस्टॉल रिएक्ट एंड टेलविन CSS एंड क्रिएट फर्स्ट TM टेम्पलेट और इसे कमिट कर देंगे। सो अब हम अपना गिटहब अकाउंट ओपन करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं न्यू रिपॉजिटरी। जैसे कि हमने यहाँ पे नाम दिया है मर्न ब्लॉग। सो यहाँ पे भी हम देते हैं मर्न ब्लॉग नाम से। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं मर्न ब्लॉग यूजिंग टेलविन CSS और इसे पब्लिक रहने देते हैं और क्रिएट रिपॉजिटरी में क्लिक करते हैं। सो ये क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमारा जो काम होगा हमें इसको कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट करेंगे। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। गिट ब्रांच मेन इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको भी। और नेक्स्ट जो लास्ट लाइन है गिट पुश ओरिजिन वाली इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सो फाइनली ये इंस्टॉल हो रहा है। फाइनली हमारी रिपॉजिटरी में जो ये फोल्डर है आ चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें इसे रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करते हैं एक बार। जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं जो हमारा फोल्डर है वो इसके अंदर आ चुका है। सो आप देख सकते हैं जितने भी इसके अंदर जो फाइलें थी वो सारे यहाँ पे आ चुकी है। सो नेक्स्ट सेक्शन पे हम पेजेस और आउट्स को क्रिएट करेंगे। थैंक यू। ऑलराइट, हमने लास्ट सेशन में रिएक्ट जेएस और टेलविन CSS को इंस्टॉल करके अपना जो प्रोजेक्ट है इसका फर्स्ट टेम्पलेट बनाया था। सो इस प्रोजेक्ट में हम करने वाले हैं पेजेस को क्रिएट। हम बनाने वाले हैं होम पेज, अबाउट पेज, प्रोडक्ट्स पेज, साइन इन पेज, साइन अप पेज और डैशबोर्ड पेज बनाने वाले हैं। सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी फाइल पे वापस आते हैं। सो जो SRC फोल्डर है इसके अंदर हम बनाने वाले हैं पेजेस नाम से एक फोल्डर। सो पेजेस नाम से एक फोल्डर बनाते हैं पेजेस और इस पेजेस के अंदर
हम बनाने वाले हैं फाइल्स about.jsx, signin.jsx, साइन अप पेज बनाते हैं, साइन अप बनाते हैं, साइन अप डॉट JSX। चौथा पेज होगा हमारा डैशबोर्ड DSH, डैशबोर्ड.jsx, डैशबोर्ड.jsx के बाद प्रोजेक्ट्स projects.jsx, home.jsx। सो ये पेजेस हमने क्रिएट कर लिए हैं। इनमें RFC से कंपोनेंट बनाते हैं। RFC बेसिकली एक सिंपल मेथड है किसी भी जो रिएक्ट का पेज होता है उसको स्टार्ट करने के लिए। RFC करते हैं सब में RFC, और इसमें भी हम करते हैं RFC। सो आप देख सकते हैं हमने ये पेजेस क्रिएट कर लिए हैं। सो इन पेजेस को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें राउटर इंस्टॉल करना होगा। तो हम करते हैं, अभी हम हैं मन ब्लॉक फोल्डर में, तो एक मिनट मैंने यहाँ फाइल खोली है, कोई बात। तो यहाँ पे हम करते हैं CD क्लाइंट, और हम अपने आ चुके हैं फ्रंट एंड फोल्डर पे, और यहाँ पे हम करेंगे npm install react router DOM। सो लिखते हैं npm install react router DOM। react router DOM हो गया, अब इंस्टॉल हो रहा है, जल्दी हो इंस्टॉल। सो react router DOM इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आते हैं अपने app.jsx पेज पे, और यहाँ पे हमने ये जो रिएक्ट router DOM है इसको इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ब्राउजर BRO ब्राउजर राउट, और ये आ रहा है हमारे रिएक्ट router DOM से, और इसके अंदर हम करेंगे राउट्स। सो राउट्स लिखते हैं राउट्स, ये रिएक्ट router DOM से आ रहा है, इसे क्लोज करते हैं, और इस राउट्स के अंदर आएंगे हमारे राउट, जितने भी हमारे पेजेस हैं उनके राउट। सो राउट करते हैं और इसको भी इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा राउट है वो होगा हमारा होम पेज। सो होम पेज पे हम लिखते हैं यहाँ पे पाथ पे आएगा हमारा स्लैश, एक मिनट, पाथ, और पाथ पे आएगा हमारा स्लैश। इंपोर्ट करते हैं उस पेज को, एलिमेंट के अंदर लिखना होगा उसे, एलिमेंट इज इक्वल टू और इम्पोर्ट। सो इंपोर्ट करेंगे होम पेज को जो हमने बनाया है, ये इंपोर्ट हो गया, और इसे हम करेंगे स्लैश से क्लोज। सो हमारा जो होम पेज है वो इंपोर्ट हो चुका है। ऐसे ही हम जितने भी हमारे 6 पेजेस हैं इनको इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले साइन अप, और प्रोजेक्ट्स डैशबोर्ड साइन अप, डैशबोर्ड बनाते हैं, डैशबोर्ड भी हमारा इंपोर्ट हो चुका है, और ये लास्ट पेज होगा हमारा प्रोजेक्ट्स नाम से। सो हमने जितने भी पेजेस थे उन सब के हमने राउट्स तैयार कर लिए हैं। सो एक बार ब्राउज़र पे चल के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना जो रिएक्ट ऐप है स्टार्ट कर रखा है दूसरे टर्मिनल पर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी होम पेज लिखा आ रहा है। सो अब जाते हैं हम साइन इन में जाते हैं, और साइन इन आ रहा है, साइन अप भी आ रहा है, साइन अप भी आ रहा है। सो इसका मतलब है हमने राउटर को सक्सेसफुली लिख लिया है यहाँ पर। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा अब। सो नेक्स्ट स्टेप करने से पहले हमने जितने भी ये चेंजेस करे हैं, अपडेट जितने भी हमने ये चीज़ें लिखी हैं, इन्हें हम अपनी जो गिट रिपोजिटरी है उसमें कमिट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्रिएट पेजेस एंड राउट्स। सो बेसिकली ये चीज़ हमें हेल्प करेगी अगर हम कमिट्स को देखकर हम उसे समझ सकते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है एज अ वेब डेवलपर। सो वैसे कमिट करते हैं। सो ये कमिट हो चुका है, और चलिए यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं। सो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा दूसरा कमिट क्रिएट पेजेस एंड राउट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऑलराइट गाइस, इस सेशन में हम बनाने वाले हैं अपना हेडर कंपोनेंट। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो यहाँ पे हम अपनी फाइल गा चुके हैं, और यहाँ पे SRC के अंदर जैसे हमने पेजेस वाला फोल्डर क्रिएट किया था वैसे ही हम एक कंपोनेंट वाला फोल्डर क्रिएट करेंगे। COMPONENTS कंपोनेंट्स।
इस कंपोनेंट्स के अंदर हम बनाने वाले हैं एक हेडर नाम से फाइल। सो हेडर डॉट JSX, इस हेडर डॉट JSX में हम RFC करते हैं सबसे पहले। सो हम चाहते हैं जो हमारे हेडर फाइल है ये नया बार की तरह काम करे। हम चाहते हैं हर पेज पे, जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये एक हेडर का पार्ट है। सो जैसे मैं अबाउट पे आता हूँ तो ये हेडर जो सेम दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्ट्स में भी सेम दिखाई दे रहा है, तो मैं वही चाहता हूँ करना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे जो हेडर है इसे इंपोर्ट करना होगा अपनी app.jsx फाइल पे। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस ब्राउजर राउटर के नीचे हम इसे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम हेडर, हेडर और स्लैश करके। सो आई थिंक ये इंपोर्ट हो चुका है। आप यहाँ पे हेडर देख सकते हैं, कंपोनेंट्स आ रहा है। सो एक बार चलते हैं अपने इस प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर हमारा आ चुका है। स्लैश पे आते हैं, यहाँ पे हेडर आ चुका है। अब हम हेडर फाइल के अंदर आ जाते हैं। सो इस हेडर को हम डिज़ाइन करते हैं और मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। सो गाइस, हेडर को डिज़ाइन करने से पहले हमें अपने इस मन ऐप पे हमें रिएक्ट फ्लोबाइट को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए हमें आ जाते हैं फ्लोबाइट, इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फ्लोबाइट रिएक्ट। सो गाइस, इस वेबसाइट पे आते हैं, गेटिंग स्टार्ट, और यहाँ पे लिखा है npm इंस्टॉल फ्लोबाइट रिएक्ट। इसे कॉपी करते हैं, Ctrl+C, अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे हमने अपनी जो फाइल है ओपन करके यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट फ्लोबाइट को। तो जब तक हमारा रिएक्ट फ्लोबाइट इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम वापस इस पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है ऐड द फ्लोबाइट रिएक्ट कंटेंट पाथ एंड प्लग इन टू tailwind.config.js। सो जो ये कंटेंट है आप देख सकते हैं फ्लोबाइट डॉट कंटेंट, इसको कॉपी कर लेते हैं और tailwind.config। सो सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट करते हैं const फ्लोबाइट और इसे टॉप पे पेस्ट करते हैं। इसके बाद हम करेंगे फ्लोबाइट कंटेंट को कॉपी। सो गाइस, ये जो अपडेट है ये अभी भी आया है और ये पहले कुछ अलग था। जैसे भी प्लगइन को भी कॉपी कर लिया हमने और ये प्लगइन में से प्लगइन के अंदर पेस्ट करना है। सो इसे प्लगइन के अंदर पेस्ट कर दिया। सो हमने tailwind.config को भी कॉन्फ़िग कर लिया है और अब एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो ये टेलविंड CSS है फ्लोबाइट के साथ काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट पे आ जाना है और इसे साइड ऑन करेंगे और इन सब फाइलों को पहले क्लोज कर लेते हैं और हेडर डॉट सेक्शन में आने के बाद हम अपना हेडर डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। सो उसके लिए मैं इसमें लिखता हूँ अपना नैव बार। सो हम इस नैव बार को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम फ्लोबाइट रिएक्ट और इसमें हेडिंग लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं HEDER हेडर। आप देख सकते हैं थोड़ा स्पेस आ चुका है। तो चलिए इसमें थोड़ी क्लास लगाते हैं। क्लास नेम के अंदर हम लिखने वाले हैं बॉर्डर बॉटम 2। सो आप देख सकते हैं ये हमारा टेलविंड CSS और फ्लोबाइट है वो काम कर रहा है। सो इस नैव बार के अंदर हम लिखने वाले हैं एक लिंक टैग। इसको हम क्लोज करेंगे और इंपोर्ट करेंगे लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और ये क्लोज। इसके अंदर हम लिखेंगे स्पैन में मैं अपना नाम लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ और इस स्पैन को हम नाम दे चुका हूँ। तो चलिए इसको
इस लिंक टैग में थोड़ा CSS लगाते हैं। सो मैं चाहता हूँ पैडिंग x एक्सेस पे 2 की, पैडिंग y एक्सेस पे 1, और मैं चाहता हूँ जो बैकग्राउंड हो वो हो ग्रेडियंट टू राइट फ्रॉम indigo 500 we are purple you are purely purple 500 to pink 500, और हम चाहते हैं ये हो राउंडेड और टेक्स्ट हो हमारा वाइट। हम चाहते हैं डार्क मोड लाइट मोड दोनों मोड में हमारा जो ये बटन है ये वाइट टेक्स्ट ही रखे। सो इतना स्टेप्स करने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे npm install react icons। सो यहाँ पे लिखते हैं npm install react icons, ये हो चुका है इंस्टॉल। सो हम लिंक के बाद एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म ये क्लोज हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट इनपुट फ्लो वाइट की हेल्प से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट इनपुट है फ्लो वाइट की हेल्प से इंपोर्ट हो चुका है। सो इसको हम थोड़ा स्टाइल और इसमें आइकन डालेंगे। सबसे पहले हम करते हैं जो इसका टाइप हो वो हो टेक्स्ट, और उसके बाद जो हमारा प्लेस होल्डर हो उसमें हम लिखेंगे सर्च, और नेक्स्ट रहेगा हमारा, हम चाहते हैं इसके अंदर एक आइकन, तो हम राइट आइकन्स करके लिखेंगे इसमें AI आउटलाइन सर्च। सो इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, जो हम राइट आइकन से इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं हम अपना आइकन का नेम, और ये होगा हमारा फ्रॉम react icons स्लैश AI। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा आइकन आ चुका है। सो इस बटन को, इस फॉर्म के बाद हम बनाएंगे एक बटन। इस बटन को भी हमें फ्लो वाइट से लेना है, BUTTON बटन हम फ्लो वाइट रिएक्ट से लेंगे इसे। इस बटन को हम क्लोज करते हैं, और इस बटन में हम इस बटन के अंदर भी हमें एक आइकन चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ AI आउटलाइन सर्च। तो बेसिकली हम मोबाइल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। लाइन सर्च करने के बाद AI सर्च आ चुका है। इस बटन को भी हम थोड़ा CSS देते हैं, क्लास नेम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेट 12, हाइट होगी 10, लार्ज पे ये हिडन हो जाए, और पिल और कलर हमारा रहेगा ग्रे, कलर होगा ग्रे। सो गाइस इसको हमें यहाँ से क्लोज करना होगा। कलर हमारा होगा ग्रे। हाँ अब आ गया हमारा एक कलर। इसके बाद हम बटन बटन के बाद हम क्रिएट करेंगे एक डिव। गाइस जैसे कि आप इस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, हम क्या करने वाले हैं, इसे एक बार डेस्कटॉप साइट में ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइन इन का बटन है और एक डार्क मोड का बटन है। तो हम इन दोनों बटनों को एक डिव के अंदर बनाने वाले हैं, और इस पार्ट को हम बाद में करेंगे, पहले हम इस पार्ट को कर लेते हैं। हम अपनी कोडिंग में आ जाते हैं वापस, और हम क्या करने वाले हैं, इस बटन के बाद हम एक डिव क्रिएट करेंगे, डिव, और इस डिव के अंदर हम एक बटन क्रिएट करेंगे। मैं बटन लिख लेता हूँ, और ये बटन हमारा होने वाला है बटन, और इस बटन के अंदर मैं चाहता हूँ एक आइकन, और मैं आइकन भी लिख देता हूँ FA मून स्लैश इस, और इस FA मून को हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे FA मून और रिएक्ट आइकन्स FA।
इस बटन को इस आइकन को लिखने के बाद हम सबसे पहले अपने बटन में CSS लगाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास नेम, और इस बटन में हम लिखेंगे, हम चाहते हैं जो बटन की हमारे जो बटन है उसकी विड्थ हो 12, हाइट हो 10, हिडन होना चाहिए ये मोबाइल साइज में, और मोबाइल साइज से अबव वाले डिस्प्ले में ये दिखना चाहिए इन लाइन, और इसका कलर हम चाहते हैं ग्रे, और हम इसे राउंडेड चाहते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे पिल। ये राउंडेड हो जाएगा। इस बटन को क्रिएट करने के बाद हम बनाएंगे साइन इन का बटन। उसके लिए मैं सबसे पहले एक लिंक टैग बनाता हूँ। मैं लिंक टैग लिखूंगा और इस लिंक टैग के अंदर हम एक बटन क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे फिर से बटन लिखता हूँ, बटन, और इस बटन को हम नाम देंगे साइन इन, और इस लिंक टैग में हम लिंक दे देंगे /साइन इन पेज का। इस बटन को हम स्टाइल देते हैं, इसमें हम देंगे ग्रेडियंट डियो टोन, ये रहेगा P पर्पल टू ब्लू, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा बटन। इस बटन को क्रिएट करने के बाद मैं चाहता हूँ ये दोनों एक लाइन में हो। इसके लिए हम जो इनका पेरेंट है उस डिव में मैं लिखने वाला हूँ CSS। सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्लेक्स। फ्लेक्स से ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, और मैं चाहता हूँ गैप 2, और मैं चाहता हूँ मीडियम साइज एंड अबव में जो इसका ऑर्डर हो वो हो 2 का। मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, आप अभी देख सकते हैं जो हमारा ये मेन्यू है वो इस साइड में है, और ये जो साइन इन है ये इस साइड है। अभी ये है मीडियम साइज एंड अबव, ऑर्डर 2 है अभी ये। जैसे ही मैं इसको मोबाइल साइज में लाता हूँ, आप देख सकते हैं इसने अपना ऑर्डर चेंज कर लिया है, और जो हमारा मेन्यू है वो यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब यही है। इस बटन को क्रिएट करने के बाद हम बनाएंगे, इस डिव को क्रिएट करने के बाद हम अपना बनाएंगे मेन्यू। वापस से अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ मेन्यू। ये कलर नहीं आया है, इसे थोड़ा हमने लिखना भूल गए हैं। यहाँ पे लगा देते हैं, और इसमें भी एक है, और आप देख सकते हैं ये आ चुका है। इस डिव के बाद मैं क्रिएट करूँगा नया बार /कोलैप्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे नैव बार डॉट लिंक। इसके अंदर हम देंगे लिंक टैग जो होगा हमारा होम, और यहाँ पे लिंक लगाते हैं, इस लिंक में आएगा /। ऐसे ही हम अबाउट और प्रोजेक्ट्स का भी लिंक बनाएंगे। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 2 बार। होम के बाद आएगा हमारा अबाउट पेज में हम यहाँ लिखेंगे अबाउट, और यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट्स। ये इस पेज पे फॉरवर्ड हो जाएगा। इस स्नैप बार कोलैप्स को बनाने के बाद स्नैप बार टॉगल बनाने वाले हैं, तो हम उस स्नैप बार टॉगल को इस डिव के अंदर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम स्नैप बार डॉट टॉगल, और आप देख सकते हैं जो हमारा स्नैप बार टॉगल है वो आ चुका है। और जब मैं इस स्नैप बार टॉगल पे क्लिक करूंगा तो आप जो हमारा मेन्यू है वो यहाँ देख सकते हैं। यही फ़ायदा है टेलविन CSS यूज़ करने का। अगर हम चाहते हैं कि हमें पता रहे कि हम कौन से पेज पे हैं, अगर मैं होम पेज पे हूँ यहाँ पे होम पेज पे जो ये होम है यहाँ पे एक कलर हो। अगर मैं अबाउट पेज पे हूँ तो जो मेरा मेन्यू है इस अबाउट में एक कलर हो। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। उसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा यूज़ लोकेशन का। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़ लोकेशन, और इसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर, और हमें इसे इनिशियलाइज करना होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा const path इज इक्वल टू यूज लोकेशन और डॉट पाथ नेम, और इस पाथ को हम यूज कर लेंगे अपने navbar डॉट लिंक पर। navbar डॉट लिंक पे हम लिखने वाले हैं ये एक्टिव हो
जब ये इस पाथ पे हो तो ये एक्टिव शो हो। navbar dot link active is equal to path when is, ये तो है, एरर कहाँ से है? path is not defined। सो यहाँ पे हम पाथ लिखेंगे path पाथ। सो अभी हम होम पेज पे आते हैं। सो ये एक्टिव हमें तीनों जो हमारे नैप बार डॉट लिंक है इनमें लिखना होगा। सो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके इन दोनों में पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पेस्ट नैप बार डॉट लिंक। अब क्या गड़बड़ है? एक्सपेक्टेड, अच्छा, इसे हम यहाँ पे करेंगे जब ये हो अबाउट पे। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में करेंगे जब यहाँ पे लिखा हो प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स। सो गाइस अगर मैं होम पे आता हूँ, सो अगर मैं होम पे आता हूँ तो आप होम जो ये मेन्यू है इसमें कलर देख सकते हैं। इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक्टिव आ रहा है। सो वापस से मोबाइल से इसमें कर लेते हैं। सो सो गाइस हम कंसोल में एक बार देखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कंसोल में एक एरर आ रही है कि हम दो एंकर टैग एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस navbar डॉट लिंक के अंदर लिखना होगा एज इज इक्वल टू div। सो एज div लिखने की हेल्प से ये एक div की तरह काम करेगा। सो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आ रही। सो इसको करने के बाद मुझे लगता है हमें कमिट करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएटेड द हेडर सेक्शन और इसे यहाँ पे कमिट एंड पुश कर देंगे। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट करा है हेडर सेशन। इस सेशन में हम काम करेंगे बैकएंड साइड पर, इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस को और क्रिएट करेंगे एपीआई इस प्रोजेक्ट की। लेकिन उससे पहले हम लास्ट सेशन में साइन इन बटन को आउटलाइन देना भूल गए थे। सो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन बटन, और जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइन इन बटन पे आउटलाइन आ रही है। सो इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट पर वापस आते हैं और यहाँ पर आप हेडर सेक्शन में जाएंगे। जो हमारा साइन इन बटन है यहाँ पे हमें सिर्फ आउटलाइन लिख लेना है, और आउटलाइन लिखने से जो हमारा ये बटन है इसमें आउटलाइन आ जाएगा। सो अब बनाते हैं अपने बैकएंड को। हम चाहते हैं बनाना बैकएंड को रूट डायरेक्टरी के अंदर। जब हम अपने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे तो वह सर्वर हमारे फाइल्स को रीड करेगा एक रूट डायरेक्टरी के अंदर और समझ पाएगा हमारे कोड को। सो हमें बैकएंड का पैकेज डॉट जेसन को रूट डायरेक्टरी के अंदर रखना होगा। सो अभी हूँ मैं अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm init -y और ये हमें एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करके देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो नाम है वो हमारा जो फोल्डर नेम है उससे मैच कर रहा है, और यहाँ पे एक फाइल है index.json नाम से, इसे भी हमें क्रिएट करना होगा। लेकिन ये जो फाइल है हम क्रिएट करेंगे एक फोल्डर के अंदर। सो इस मन ब्लॉक रूट डायरेक्टरी के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उस फोल्डर का नाम होगा API। सो API क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे index.js। सो मैं लिखता हूँ index.js और ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। सो अब मैं इंस्टॉल करूँगा एक्सप्रेस को। सो मैं लिखूँगा npm install express और ये कमांड मेरा एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेगा। तो हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आप पैकेज डॉट जेसन में देख सकते हैं एक्सप्रेस को। सो index.js में हम लिखने वाले हैं, हम इस एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस और ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा एक्सप्रेस। इसके बाद मैं करूँगा कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। उसके बाद मैं लिखूँगा ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे मैं लिखूँगा 3000 ब्रैकेट कॉमा लगाऊंगा और
फंक्शन लिखूंगा एक, और इसके अंदर मैं लिखूंगा console.log। इसमें लिखूंगा सर्वर इज रनिंग at 3000। सो ये ऐप डॉट लिसन। ये लिखने के बाद अगर मैं इस पेज को रन कराऊंगा, इसके लिए मुझे लिखना होगा नोड API स्लैश इंडेक्स डॉट JS। सो यहाँ पे ये जो एरर आ रही है, ये आ रही है मॉड्यूल मिसिंग की। इसके लिए मुझे पैकेट डॉट जेसन में आना होगा, और मेन, और ये डिस्क्रिप्शन के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप मॉड्यूल। ये एरर इसलिए आई है क्योंकि हमने इंपोर्ट का यूज़ करा है रिक्वायर की जगह। और अब मैं इसे रन कराऊंगा, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे मैसेज आ रहा है सर्वर इज रनिंग एट 3000। अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ अपने इस फाइल में, लेट सपोज मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ सर्वर, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें इंस्टॉल करना होगा नोटमॉन को। नोटमॉन इंस्टॉल करने के लिए हम वापस से अपने इस टर्मिनल पे आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टॉल नोटमॉन, और हमारा नोटमॉन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। हमें लिखना होगा npm install nodemon। हमारा नोटमॉन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। हमारा नोटमॉन इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम इसे रन कराएं नोड API से, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म रहे इसे रन कराने के लिए। हम एक शॉर्टकट लिखेंगे स्क्रिप्ट के अंदर। हमें जाना होगा पैकेट डॉट जेसन के अंदर, और यहाँ पे स्क्रिप्ट है, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ देव। यहाँ पे आएगा हमारा, बेसिकली हमने नोटमॉन इंस्टॉल किया है तो हम रिफ्रेश चाहते हैं। जब भी हम कुछ चेंजेस करें तो हमारा रिफ्रेश है, इसलिए हम नोटमॉन यूज़ कर रहे हैं। नोटमॉन लिखेंगे और अपनी फाइल का नाम जो API फोल्डर के अंदर है, और इंडेक्स डॉट JS लिखेंगे। सो इसके बाद हम एक और लाइन लिख लेते हैं। ये हम बेसिकली जब हम अपने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे ये काम आएगा। स्टार्ट लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड API स्लैश इंडेक्स डॉट JS, ये लिख दिया। अब हम रन कराते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को। कंट्रोल C करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm run dev। हमारा जो नोटमॉन है वो रन कर रहा है। और अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, लेट सपोज मैं इस कंसोल डॉट ब्लॉक में लिखता हूँ सर्वर इज रनिंग एट 3000 एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्वर है वो रिफ्रेश हो चुका है। इतना जो हमने चेंजेस किए हैं, इनको कमिट करने से पहले मैं चाहूँगा कुछ फाइल्स, उन्हें मैं इग्नोर में रखूँ, उन्हें मैं इग्नोर करूँ कमिट करने से पहले, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स। इतनी सारी फाइलों को मैं गिट अब जो अपने गिट हब है वहाँ पे नहीं डाल सकता, तो इसको हमें इग्नोर करने के लिए गिट इग्नोर नाम से जो हमारा जो क्लाइंट के अंदर है गिट इग्नोर, इसको हम रूट डायरेक्टरी में लाएंगे। मैं इसे रूट डायरेक्टरी में लाता हूँ। ये हमारा रूट डायरेक्टरी में आ चुका है। मैं इसे क्लोज करता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिट इग्नोर। बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो नोड मॉड्यूल है इसे इग्नोर करेगा। आप देख सकते हैं हमारे जो कमिट्स हैं अब 6 ही हैं। मैं यहाँ पे अपना मैसेज लिखूंगा क्रिएट एंड रन द सर्वर। हम जो ये चेंजेस है इसे कमिट कर लेते हैं, कमिट एंड पुश, और हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। इस सेशन में हम अपने प्रोजेक्ट को डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे।
सो मैं डाटाबेस के लिए मोंगोडीबी का इस्तेमाल करूँगा। सो हम अपनी फाइल पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करूँगा और अभी मैं अपनी ही रूट डायरेक्टरी पे हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी रूट डायरेक्टरी पे ही मोंगोज को इंस्टॉल करूँगा। सो मैं लिखूँगा npm install मोंगोज और मेरा मोंगोज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सो मोंगोज इंस्टॉल हो चुका है और अब मैं यहाँ पे मोंगोज को इंपोर्ट करूँगा और मोंगोज डॉट कनेक्ट का मैं इस्तेमाल करूँगा। सो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा URI। सो URI के लिए हमें मोंगोडीबी की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे हमें डाटाबेस को क्रिएट करना होगा। सो मैं यहाँ पे मोंगोडीबी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। सो मोंगोडीबी की वेबसाइट में आने के बाद मैं यहाँ पे ट्राई फ्री पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा साइन अप विद गूगल। यहाँ पे मैं अपना इस अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। सो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने प्रोजेक्ट का नाम मर्न ब्लॉग और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं इसे। सो यहाँ पे हमारी आईडी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे डाटाबेस पे आऊँगा। सो डाटाबेस पे आने के बाद हम यहाँ पे बिल्ड अ क्लस्टर पर क्लिक करेंगे। फ्री वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। सो इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे हमें अपने डाटाबेस का नाम देना होगा मर्न ब्लॉग और हम जो प्रोवाइडर है वो AWS ही रहने देंगे और जो हमारा रीजन होगा वो होगा इंडिया में। और उसके बाद मैं करूँगा क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक, ऐड अ डिफरेंट API। सो यहाँ पे मैं ऐड अ डिफरेंट API पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा 0.0.0.0 और ऐड API पे क्लिक करूँगा। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जब मैं इस डाटाबेस को एक्सेस करूँ तो मैं इसे किसी भी नेटवर्क से एक्सेस करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 0.0.0 लिख रहा हूँ। सो ऐड API पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देने वाले हैं। सो मैं यूज़र नेम देता हूँ अपना डाटाबेस में आशीष नाम से और जो पासवर्ड होगा वो भी होगा आशीष नाम से। सो मैं क्रिएट डाटाबेस यूज़र पर क्लिक करूँगा, चूज़ अ कनेक्शन मेथड पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा ड्राइवर पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डाटाबेस का URI है वो आ चुका है। मैं इसे कॉपी करूँगा और इसे डन करूँगा। तो हम अब अपने प्रोजेक्ट पर वापस आते हैं और बेसिकली हमें जो URI है वो इस कनेक्ट के अंदर लिखना होगा। तो मैं इसे ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ और जो मेरा पासवर्ड था उसे मैं इस पासवर्ड के बदले लिखता हूँ। सो मेरा पासवर्ड था आशीष। सो अब इसे सेव करते हैं और इसे रन कराते हैं। सो अभी मैं अपने रूट डायरेक्टरी में हूँ तो मैं इसे यहीं पे कॉल करूँगा और एक्चुअली हमें इस कनेक्ट के बाद एक और चीज़ लिखनी थी, वो थी .10 और कैच करके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे .10, यहाँ पे हम लिखेंगे .catch। सो .10 में आते हैं। हम चाहते हैं जब हमारा ये जो कनेक्शन है होए तो .10 वाला मैसेज शो हो। अगर ये कनेक्शन फेल होता है तो जो कैच के अंदर हमारा एरर है वो हमें शो हो। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक फंक्शन। सो एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एरो बनाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे console.log का और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश और इसके बाद हम कैच पर आते हैं। यहाँ पे भी एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इस एरो के अंदर हम console.log करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा ERR और अब हमारा जब ये प्रोजेक्ट रन होगा तो आप देख सकते हैं डाटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हमारा आ चुका है।
इसका मतलब जो मेरा MongoDB डाटाबेस है वो मेरा इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। सो इतना सब करने के बाद आप अगर इस प्रोजेक्ट को गिटहब एप्लीकेशन पे डिप्लॉय करोगे तो ये जो आपका पासवर्ड है और यूज़र नेम है ये सेव नहीं रहेगा। तो इसके लिए मुझे अपनी रूट डायरेक्टरी में एक .env नाम से फाइल क्रिएट करनी होगी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ .env और इसके अंदर मैं लिखूँगा अपना वेरिएबल और इस वेरिएबल के अंदर मैं जो मेरा ये डाटाबेस का लिंक है इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। सो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ उसे और .env में आते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। लिंक है वो यहाँ पे इस वेरिएबल पे आ चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा process.env.mongo। लेकिन हमारा जो ये डाटाबेस है ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने जो env वाला ये वेरिएबल है इसको हमने इंस्टॉल नहीं किया है। जो हमारे .env है इसे हमें पहले इंस्टॉल करना होगा। सो मैं वापस से अपने टर्मिनल पे आ जाता हूँ, यहाँ पे Ctrl+C करते हैं और लिखते हैं npm install .env। तो मेरा .env इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सो ये इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इंपोर्ट करेंगे .env को। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ import .env। सो हम .env को इंपोर्ट करेंगे .env से। उसके बाद हम .env.config फंक्शन को, और अब आप अगर अपने बैकएंड को रन कराओगे तो आप देख सकते हो जो हमारा डाटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं सर्वर इज रनिंग एट 3000 और जो हमारा दूसरा मैसेज है डाटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश ये भी आ चुका है। सो इतना करने के बाद मैं चाहूँगा जो मैंने ये चेंजेस करे हैं मैं इन्हें पहले कमिट करूँ। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं अपना मैसेज। सो मैं लिखूँगा कनेक्ट टू दी डेटाबेस और इसे कमिट एंड पुश करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये जो लेटेस्ट कमिट हुआ है कनेक्ट टू डाटाबेस यहाँ पर अपडेट हो चुका है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन पे और नेक्स्ट सेशन पे हम क्रिएट करेंगे अपना मॉडल।